एक दिन में 5 बार मुख्तलिफ लोगों ने मेरे साथ ज़्यादती की, लेकिन जिस बंदे ने सबसे आखिर में मेरे साथ ज़्यादती की, उसने मेरे कान में ऐसी बात बताई कि मेरे आंसू खुशी में बदल गए। चीखते-चीखते मेरे हल्क में काँटे पड़ चुके थे, लेकिन मेरी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। मेरी हालात बद से बदतर होती चली गई। मुझे बख्श दो, मुझ पर रहम खाओ। इन्हीं जुमलों की तकरार मेरी लबों पर थी, लेकिन मेरे आगे इंसान नहीं बल्कि वहशी दरिंदे थे। यह एक अजीब सी जंगल नुमा ऊंची नीची पथरीली सुनसान जगह थी। मेरे लिबास जगह जगह से फट चुका था और मेरे बाल बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं भेड़ियों के हाल में फंस गई हूँ। आंखों से आंसू बहते बहते सूख चुके थे और मेरा दिल चाह रहा था कि अब मेरी रूह मेरे जिस्म छोड़ जाएगा। माजी के कुछ लम्हे मेरी आंखों के सामने चल रहे थे। मैं अपनी ज़िंदगी में वह लम्हे झेल रही थी जो कोई लड़की तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मेरी इज्जत व आबरू ख़त्म हो चुकी थी। अब तो मेरी रूह में भी सहने का हौसला बाकी नहीं रहा था। मैं अगर यहाँ से बचकर निकल भी जाती तो मेरे पास जीने की कोई वजह बाकी नहीं बची थी। दिन में 3 दफ़ा ज़्यादती का निशाना बन चुकी थी और अब चौथा इंसान मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए मेरे सर पर खड़ा था। मैं उसके आगे हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रही थी और रहम की भीख मांग रही थी। मेरे जिस्म में इतनी ताकत नहीं बची थी कि मैं उठकर बैठ भी सकती थी या फिर मज़ाहमत कर पाती, लेकिन वह इंसान नहीं दरिंदे थे जिन्हें एक 17 साल की धान पान लड़की पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया था। मेरे करीब आकर उस शख्स ने मेरे बाल पकड़कर एक जोरदार तमाचा मारा और मेरा सांस लेना मुश्किल हो गया। मेरी चीख मेरे हल्क में ही दम तोड़ गई थी। मैं बुरी तरह से रो रही थी, लेकिन खुद को आज़ाद नहीं करवा पाई थी। इस वीराने में मुझे कोई बचाने नहीं आया और ना ही कोई आ सकता था, क्योंकि यह जगह शहर से बहुत दूर थी। मेरी चूड़ियाँ टूटकर कलाई में जगह जगह चुभ गई थी और खून बह रहा था। बाकी 3 लड़कों की तरह इस लड़के ने भी मेरी ज़िंदगी को बर्बाद किया, लेकिन मेरी आजमाइश अभी ख़त्म नहीं हुई थी। मेरे गुनाहों ने मेरा पीछा किया था और यहाँ तक ले आए थे। ज़मीन के पत्थर मेरी कमर पर मुस्तकबिल चुभ रहे थे और मिट्टी मेरे सर में भर चुकी थी। मेरे हाथों और चेहरों पर मिट्टी ही मिट्टी थी और फिर 5वां लड़का भी मेरे करीब चला आया। मैं पूरी कुव्वत से चीख उठी और अब तो मुझ पर रहम खाओ, मुझे किसी बात की सज़ा दे रहे हो। मैं अभी तक नहीं जानती थी कि मुझ पर यह आजमाइश क्यों आई थी। जैसे जैसे वह मेरे करीब आ रहा था, मुझे अपनी मौत दिखाई दे रही थी, क्योंकि ना ही कोई जीने की कोई उम्मीद बाकी थी और ना ही कोई वजह। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो मेरे गुमान में भी नहीं था। उस 5वें लड़के ने मेरे जो कान में कहा, उसे सुनकर मेरी आंसू खुशी में बदल गए। कुछ देर पहले की सारी मुसीबत जैसे हवा हो गई। ये जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि किस तरह उसकी एक बात ने मेरे सारे जख्मों पर मरहम रख दिया था। मेरा नाम सादिया था और मेरी उम्र 17 साल थी। मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था, लेकिन खुदा ने मुझे शक्ल और अंदाज ऐसा दिया था कि हर कोई मुझ पर बहुत अमीर लड़की समझता। मैं बहुत ही खूबसूरत थी। मेरे बोलने का अंदाज़ और आवाज़ भी बहुत मीठी थी। मैं सिर्फ 15 ही साल की थी कि तब से मेरे लिए रिश्ता आना शुरू हो गए थे। लेकिन मैं पढ़ना चाहती थी और अपनी अम्मी का सहारा बनना चाहती थी। मेरी अम्मी लोगों के कपड़े सी कर घर चलाया करती थी। मेरी अम्मी की आंखें दिन बे दिन कमज़ोर होती जा रही थी और सिलाई का काम भी बंद होने लगा था। हमारे घर सिलाई का काम देने के लिए ज़्यादातर अमीर घराने की औरतें आती थी, जिनके दिल बहुत ही तंग थे। एक जोड़े के 100 या 200 भी देने में भी उनकी जान जाया करती थी। और यही देखते हुए मैंने सिलाई न करने का फ़ैसला किया। मुझे कुछ ऐसा करना था जो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकूं। उन अमीर तरीन औरतों के कपड़े, जेवरात और जूते देखकर मेरे अंदर भी बहुत सी ख्वाहिशें जन्म ले चुकी थी। मैं भी ऐसी ही ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। कभी कभी तो मैं सोचती कि ना जाने क्यों मैं इस गरीब घर में पैदा हो गई थी। मेरी उम्र कम थी, इसलिए अम्मी चाहती थी कि मैं पढ़ाई पर ध्यान दूँ। मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी, जहां आने वाली लड़कियां मुझ जैसी ही गरीब थी, लेकिन वह लोग मुझे अमीर समझती थी। दरअसल अमीर औरतों का हमारे घर आने जाने की वजह से मैंने उनकी ज़ुबान और अंदाज काफ़ी हद तक सीख ली थी और यही वजह थी कि मैं सबसे अलग थी। एक दिन मेरी स्कूल की सहेली ने बताया कि उसकी बहन एक बड़े से पार्लर से काम सीख रही है और उसके बाद वह अपना पार्लर खोलेगी। इस काम में बहुत पैसा है। वैसे भी मुझे बहुत सजने संवरने का शौक़ था। ये सुनकर मेरे दिल में भी अरमान जागा कि मैं भी पार्लर का काम सीख लेती हूँ।
घर में ही आराम से पैसे कमा लूँगी। अपनी दोस्त के घर जाने का बहाना करके मैं उसकी बहन के साथ उस बड़े से पार्लर में चली गई। मैंने सोचा था कि एक दफ़ा मैं काम सीखने की बात कर लूँ तो फिर अम्मी को बता दूँगी। पार्लर में काम सीखने की फ़ीस तो बहुत ज़्यादा थी, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। लेकिन वहाँ मौजूद एक मेकअप आर्टिस्ट ने मुझसे कहा कि जब मैं इतना खूबसूरत हूँ तो अपनी हुस्न को ज़ाया क्यों कर रही हूँ, मैं तो अपनी खूबसूरती के ज़रिए बहुत पैसे कमा सकती हूँ। वह सर से पाँव तक मेरा जायज़ा ले रहा था। पहले तो उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुई, लेकिन फिर मेरे दिल में लालच आ गया। मैंने फ़ौरन पूछा कि क्या काम करना है। उसने बताया कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर फैशन शो में काम करनी है और इस काम के बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे। मुझे भी महंगे तरीन कपड़े पहनने का बहुत शौक था, लेकिन फैशन शो के नाम पर मैं घर आ गई थी। उसकी बात सुनकर मैंने साफ इनकार कर दिया। वह कहने लगा, स्कूल जाने के बजाय यहाँ के लिए यहाँ आ जाना और मैं तुम्हें लेकर चलूँगा। मैंने उसका फ़ोन नंबर ले लिया था और घर लौट आई। सारा रास्ता उसकी बात मेरे जहन में गूंजती रही। घर पहुंची तो अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी। वह बुरी तरह बुखार सी तप रही थी। घर में खाने को राशन ही नहीं था तो अम्मी के इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाती। अम्मी की हालत देखकर मैंने पक्का इरादा कर लिया कि मैं शो में काम ज़रूर करूँगी। उस दिन तो मैंने पास पड़ोस से पैसे लेकर दवा ले आई, लेकिन अगले दिन के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। इसलिए मैं स्कूल जाने की बजाय उस आदमी के पास पहुंच गई। ये बात मैंने अपने दोस्त की बहन को भी नहीं बताई थी। वह आदमी मुझे एक ऐसी जगह ले गया जहां बहुत सारी लड़कियां पहले से मौजूद थी। उसने मेरी मुलाकात शो की ऑर्गेनाइजेशन से करवा दी। वह मुझे अपने ऑफिस में ले गया और लिबास उतारने को कहा। उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गई। वह कहने लगा, अगर काम चाहिए तो पहले तुम्हें अपना आप दिखाना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें काम दे सकूंगा। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था, इसलिए मैंने साफ इनकार कर दिया। वह कहने लगा कि यहाँ आने वाली हर लड़की को पहले अपना आप दिखाना पड़ता है। तुम्हें पैसे ही तुम्हारे जिस्म के दिए जाएंगे, कपड़े तो सब हमारे हैं। तुम जैसे यहाँ कई लड़कियाँ रोज़ाना आती है, इसलिए तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें काम करना चाहते हो या नहीं। अम्मी की बीमारी, घर की हालत और अब्बा के इंतकाल के बाद से रिश्तेदारों का रवैया, इन सब बातों ने मुझे इस कदर मजबूर कर दिया था कि मैं उसकी बात मान गई। वह मेरे वजूद के हर हिस्से को अपने हिसाब से जांचने लगा और बहुत देर तक मुझे चेक करने के नाम पर बाअमल करने के बाद उसने ये कहकर मना कर दिया कि मैं उसके हिसाब से फ़िट नहीं उतरती। मैं जो बहुत देर से चुप करके सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, मेरा सब्र जवाब दे गया था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। उसने मेरे हाथ में कुछ पैसे पकड़ाए और कहने लगा, अभी तुम बहुत कम उम्र हो और हसीन भी हो, तुम चाहो तो और भी तरीके से पैसे कमा सकती हो। उसने मुझे अपना जाती फ़ोन नंबर दे दिया और कहने लगा, जब भी पैसों की ज़रूरत हो मुझे फ़ोन कर देना। मैं वापस अपने घर चली आई थी। उसके दिए हुए पैसे इतने थे कि अम्मी की दवाई और कुछ दिन का घर का खर्चा निकल आया, लेकिन काम मुझे नहीं मिल सका था। 15 दिन बाद मुझे दोबारा से पैसों की कमी महसूस हुई तो मैंने उसे फ़ोन कर दिया। अम्मी का फ़ोन अब भी मेरे ही इस्तेमाल में था। उसने मुझे एक जगह पर बुलाया और जब मैं वहाँ गई तो पता चला कि वहाँ कोई शूट हो रहा है। उसके बाद उसने मुझे एक बहुत ही नाज़ेबा लिबास दिया और कहने लगा कि तुम्हें ये फ़ोटो शूट करवाना है। वह लिबास देकर मेरी ज़ुबान खामोश रह गई थी, क्योंकि वह लिबास ना होने के बराबर था। उसने मुझे 50,000 की ऑफ़र की थी। इतने पैसे तो मैं 6 महीने में भी नहीं कमा सकती थी। मैंने अपने ज़मीर को मारा और पैसों की चमक के आगे अपनी आंखें बंद कर ली। वह लिबास पहनकर मैं कई मर्दों के आगे बैठ गई और वह लोग तरह तरह से मेरी तस्वीरें खींचने लगे। कुछ देर तो ये सब मेरे लिए बहुत ही अजीब था। शर्म के मारे मैं नज़रें नहीं उठा पा रही थी। फोटोग्राफर मुझे तरह तरह से बैठने के लिए कह रहे थे और जब मुझे उसकी बात समझ नहीं आ रही तो वे बाकायदा मुझे हाथ लगाकर किस तरह कर रहे थे। पहले तो मुझे अपने जिस्म में करंट लगता हुआ महसूस होता, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे ये सब आम सा लगने लगा और बहुत ही आसानी के साथ मैं उन लोगों को पोज देने लगी। इंतहाई घटिया किस्म की इस शूट के बाद मुझे 50,000 रुपये दे दिए गए और मैं खुशी खुशी घर लौट आई। अम्मी को यही मालूम था कि मैं स्कूल गई थी। जब इंसान भूखा होता है तो वह कभी कभी सही और गलत भूल जाता है। मैंने भी पेट पालने के लिए सही और गलत को भुला दिया। मैंने वे पैसे बैग में छुपा दिए और आहिस्ता आहिस्ता खर्च करने लगी। अम्मी को हमने यही बताया कि हमारे टीचर ने हमारी हालात देखकर
मदद की। हर 15 से 20 दिन के बाद मुझे फ़ोटोशूट के लिए बुलाया जाने लगा और हर गुजरते दिन के साथ फ़ोटोशूट मज़ीद बोल्ड होने लगा। मगर मैं अब इन सब में की आदी हो गई थी। मुझे यकीन था कि मेरी माँ को कभी इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि उस शख्स ने मुझे बताया कि ये सारी तस्वीरें बाहर मुल्कों में जाएंगी और मैगज़ीन में छपी हुई, और उसका हमारे मुल्क से कोई वास्ता नहीं। एक दिन मैं फ़ोटोशूट से घर वापस आई तो अम्मी इंतहाई गुस्से में पाया। अम्मी के हाथ में वो सारे पैसे लग गए थे जो मैंने पिछले 1 महीने में कमाए थे, और वे पूरे 1 लाख थे। अम्मी ने वह नोट मेरे मुंह पर मारी और कहा कि सच सच बता कि तूने क्या करके आती है। कुछ देर तो मैं झूठ का सहारा लेती रही, लेकिन वे मेरी माँ थी और इसलिए मेरा चेहरा पढ़ लिया था। मजबूरन मैंने उनको सच सच बता दिया। पहले तो अम्मी ने मुझे बहुत मारा और रोती रही। फिर जब अम्मी का गुस्सा ठंडा हुआ तो वे मेरे आगे बैठकर कहने लगी, सादिया तूने ये क्या कर दिया, जिंदगी भर की इज्जत को मिट्टी में रोन दिया। तेरे बाप ने हमेशा हलाल कमाया। तेरे बाप के मरने के बाद मैं लोगों के कपड़े सीती रही, लेकिन कभी किसी गलत रास्ते पर कदम नहीं रखा। तेरे अब्बा के इंतकाल के वक्त में जवान भी थी और हसीन भी। चाहती तो किसी गलत काम के ज़रिए इतना पैसा कमा लेती कि तू और मैं तो पूरी ज़िंदगी उसकी अच्छी गुजरती, लेकिन मेरे दिल में खुदा का खौफ था। मुझे सही और गलत का इल्म था और यही इल्म मेरे तेरे अंदर भी डाला था, लेकिन पैसे की चकाचौंध ने तुझे इस कदर अंधा कर दिया तो अपनी आबरू लुटा बैठी। अम्मी मेरे पैरों में गिर गई और कहने लगी, मैं तुझे खुदा का वास्ता देती हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं। तू अपने गुनाहों की तौबा कर ले और आइंदा ये सब करने की ज़रूरत नहीं। अम्मी ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं वाकई गुनाहों की दलदल में धंसती चली जा रही हूँ। मैं पेट भर के खाना तो खा रही थी, लेकिन ज़िंदगी में अब पहले जैसा सुकून नहीं रहा। मैं सोने लगती तो मुझे नींद ही नहीं आती थी। एक अजीब सा एहसास मेरे अंदर घूमता रहता। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था और इस बात की भी खुशी थी कि मैं बहुत जल्द इस गुनाह की दलदल से निकलने वाली थी। लेकिन मैं भूल गई थी कुछ गुनाह कभी इंसान का पीछा नहीं छोड़ते। मैंने अगले फ़ोटोशूट के लिए साफ मना कर दिया और खुदा के आगे रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने शुरू कर दी थी। लेकिन अब वह लोग मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थे। मेरे कम उम्री मेरा हुस्न बिक रहा था, इसलिए वह लोग मुझे ज़्यादा पैसे की ऑफ़र दे रहे थे। बहुत मुश्किल से मैंने उनकी जान छुड़वाई। मैंने और अम्मी ने किराए का घर भी बदल दिया। मैं स्कूल से घर और घर से स्कूल के सिवा कहीं नहीं जाती थी। लेकिन फिर एक दिन स्कूल की वापसी से एक सफ़ेद कलर की गाड़ी मेरे करीब आकर रुकी और मुझे अंदर खींच लिया। इससे पहले कि मुझे कुछ समझ आती, मेरा पूरा मुंह दबोच लिया गया था और वे 4 लड़के थे और वे सब के चेहरे पर नकाब थे। मैं चीखती रही और अपने आप को छुड़ाती रही। गाड़ी पूरी स्पीड में शहर से बाहर निकल गई। मुझे खींचते हुए एक जंगल जैसी सुनसान जगह पर लाया गया था। मैं अब तक समझ नहीं पाई थी कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। चारों फ़ोन पर किसी के 5वें को आने के लिए कह रहे थे। उनके बीच में इस बात को लेकर बहस चल रही थी। मैं मौके का फ़ायदा उठाकर भागना चाहती थी, लेकिन वह सब इतना भी गाफिल नहीं थे। उनमें से एक मेरे करीब आया और मेरा ऐसा हश्र किया 3 मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। मैं रो रही थी, उनसे इल्तिजा कर रही थी कि मुझे छोड़ दो। मैं एक शरीफ लड़की हूँ और मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। और वह मेरे इस बात पर खिलखिला कर हंस रहा था। उसके बाद जो कुछ उसने कहा था वह सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। उसने अपने शर्ट से एक मैगज़ीन निकाला और मेरे मुंह पर मारा, जिसे देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। मेरी तस्वीर मैगज़ीन के पहले ही पेज पर मौजूद थी। वह कह रहा था, बड़ी शरीफ बनती हो, ऐसे लिबास में तस्वीरें खिंचवा कर मैगज़ीन के पहले पेज पर लग जाती हो और ख़ुद को इज़्ज़तदार कहती हो। बेटा, गुनाह इंसान का पीछा नहीं छोड़ते, इसलिए खुदा से सच्चे दिल से तौबा किया करो। मेरी माँ के अल्फाज मेरे कानों में गूंजने लगे। वे बुरी तरह से मुझे नोच रहा था और अपनी हवस पूरी कर रहा था। मुझे वह वक्त याद आ रहा था जब मैंने पैसे की चमक के लिए अपने आप को ही दांव पर लगा दिया था। ये सोचकर ही मेरी जान निकल रही थी और ये मैगज़ीन इन लड़कों के हाथ आ सकती है तो ना जाने और किस किस ने देखा होगा। मुझे तो ये बताया गया था कि ये तस्वीरें कभी यहाँ नहीं छपेंगी, तो फिर ये कैसे उनके हाथ आई हैं
और किस तरह से ये लोग मुझ तक पहुँच गए थे। मेरे गुनाहों ने मुझे बर्बाद कर दिया था और एक के बाद एक मुझे तकलीफ़ देते रहे। शायद यही मेरे गुनाहों की सज़ा थी। उनका 5वां साथी भी आ गया था और जब वह मेरे करीब आया तो मैंने मौत की दुआ मांगी। वह मेरे पास आया, बल्कि मेरे साथ कोई ज़्यादती नहीं की और अपना कोट उतार कर मेरे जिस्म पर डाल दिया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसने मेरे कान के करीब होकर जो कुछ भी कहा, वह सुनकर मेरे आंसू खुशी में बदल गए। वे 4 लड़के जा चुके थे। मैंने उसका चेहरा भी ठीक तरीके से नहीं देखा था। उनके चेहरे पर नकाब था, लेकिन इस 5वें लड़के ने मुझसे अपना चेहरा नहीं छुपाया था। वह मुझे सहारा देकर सड़क तक लाया और अपनी गाड़ी में बिठा कर दिया। मैं उसे बहुत अच्छी तरह पहचानती थी। वह मुझसे माफ़ी मांग रहा था कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, कहीं ना कहीं इसमें उसकी भी गलती है। उसने मुझे बिना सोचे समझे एक ऐसे शिकारी के जाल में फंसा दिया जहाँ से निकलना मेरे लिए नामुमकिन हो गया था। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि वही मेकअप आर्टिस्ट शान था, जिसने मुझे फैशन शो के ऑर्गेनाइजेटर से मिलवाया था। उससे हरगिज़ भी अंदाज़ा नहीं था कि फैशन शो की आड़ में और भी किस तरह के घिनौने काम होते हैं। वह यही समझा रहा था कि बस सब लड़कियों की तरह मुझे भी रैंप पर वॉक करनी होगी और कुछ पैसे हासिल हो जाएंगे। लेकिन शो के ऑर्गेनाइजर की नीयत खराब हो गई थी और उसने पहले तो जांच के नाम पर मुझे बेहिसाब किया और फिर अपने दूसरे गंदे काम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मैं भी गरीब और हालात की देखकर उसकी बात मानती चली गई। जिस मैगज़ीन के कवर पर उसने मेरी तस्वीर छपाई थी, वह किसी दूसरे मुल्क में नहीं बल्कि हमारे ही मुल्क में चलता था। अमीर और बिगड़े हुए लड़के ऐसी मैगज़ीन को ख़रीदा करते थे। 2-4 लड़के भी ऐसे ही अमीर और बिगड़े हुए थे। तो जिशान के दोस्त थे। उन चारों ने एक दिन मैगज़ीन जिशान को दिखाया, जिस पर मेरी तस्वीर थी। तो जिशान मुझे पहचान गया और उसे बहुत कुछ दुख हुआ कि मैंने किस गलत रास्ते पर कदम रख दिया है। वह जानता था कि मैं बहुत मजबूर हूँ, लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि मेरी मजबूरी ऐसे मुझे खाई में धकेल देगी। उसने गलती से उन 4 लड़कों को बताया कि मुझे जानता है। उसे नहीं मालूम था कि उसके दोस्त इस कदर गिर जाएंगे कि मेरा पता ढूंढ निकालेंगे और मुझे अगवा करके अपनी हवस का निशाना बनाएंगे। मुझे अगवा करके उन चारों लड़कों ने जिशान को बुलाया था कि वह भी आकर अपना हिस्सा वसूल करे। जिशान ने उन चारों को सख्ती से मना कर दिया था कि कोई भी मुझे हाथ ना लगाए, क्योंकि उसे मालूम था कि मैं एक शरीफ लड़की हूँ जो मजबूरन इस गंदगी में उतर गई हूँ। मैं बेहिसाब ज़रूर हुई थी, लेकिन मुझे बाअमल नहीं किया गया था और वह मुझे बचाना चाहता था। इसलिए उसने अपने दोस्तों से झगड़ा भी किया, लेकिन शैतान पर पूरी तरह से सवार हो चुका था और जिशान के आने से पहले वे चारों मुझे अपनी हवस का शिकार बना चुके थे। जिशान आया तो वह लोग ये कहकर चले गए, आप जो चाहे तू उसके साथ कर ले। मेरी हालत को देखकर जिशान को मुझ पर रहम आ गया था और साथ ही उस बात पर उसको अफसोस भी था कि कहीं ना कहीं इस सब के पीछे वह भी कसूरवार था। ना ही वह मुझे शो के ऑर्गेनाइजेटर से मिलवाता और ना ही मैं इतना आगे निकलती, ना ही वह अपने दोस्तों को ये बताता कि वह मुझे जानता है और मैं इसी शहर में रहती हूँ, ना ही वह मेरे पता ढूंढकर मुझ तक पहुँच पाते। जिशान ने मेरे करीब आकर कहा था, अब तक जो कुछ हो चुका है मैं सब कुछ भूल जाऊं। आगे वह मेरा हमेशा साथ देगा और मुझे इस जहन्नुम से निकाल लेगा। वह मुझसे शादी की बात कर रहा था और इज्जत से अपने घर में रखना चाहता था। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। कोई भी मर्द ऐसी औरत को कैसे कबूल कर सकता है जो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हो। जिशान कह रहा था कि मुझसे चेहरे पर तुम्हारी शराफत अब भी झलक रही है। मैं जानता हूँ कि हालात ने तुम्हें गलत फैसला लेने पर मजबूर कर दिया, लेकिन जब तुम खुदा से अपनी गलती की माफ़ी मांग चुकी हो तो मैं फिर भी कौन होता हूँ तुम्हें सज़ा देने वाला। मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ थाम लूँगा तो तुम दोबारा गुनाह की तरफ नहीं जाओगी, और अगर आज तुम्हें बेसहारा छोड़ दूंगा तो एक दफ़ा फिर ये दुनिया तुम्हें इस दलदल में धकेल देगी। अल्लाह तो अपने बंदों के गुनाह माफ़ कर देता है, लेकिन दुनिया वाले ना ही उसको गुनाह बोलते हैं और ना ही माफ़ करते हैं। मैं मुफलिस होकर मेरी तरफ हाथ बढ़ा रहा था, तब मैं क्यों उसका हाथ को झटकती। जिशान मुझे छोड़ने मेरे घर तक आया। उसने मेरी अम्मी से रिश्ते की बात भी कर ली थी, फिर अगले दिन मुझसे शादी भी कर ली थी। मैंने अपने गुनाहों से तौबा कर लिया था और मैं जान गई थी कि औरतों की भलाई पर्दे में ही है। मुझे लगता है कि मैं इस तरीके से
बहुत जल्द रुपये पैसे कमा लूँगी। मैंने पैसों का लालच किया और फिर जिसकी सज़ा मुझे मिली। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। धन्यवाद।